नमस्कार भाइयों, मुझे आशा है कि आप सभी खुश और स्वस्थ होंगे। आज मैं बात कर रहा हूं डेमन स्लेयर सीजन 3 एपिसोड 6 के बारे में। यदि आपने पिछला एपिसोड नहीं देखा है तो वीडियो लिंक डिस्क्रिप्शन में होगा। चलिए भाइयों शुरू करते हैं। सीजन 3 एपिसोड 6 जिसका नाम है आंट यू गोइंग टू बी ए हाशिरा। जैसा कि हमने अब तक देखा, जब तंजीरो हिनोकामी कागुरा का उपयोग करता है तो तंजीरो के अंदर योरिची की छवि देखकर डीमंस डर गए। हम सभी जानते हैं कि योरिची और मुजान के बीच लड़ाई में योरिची ने मुजान को लगभग मार डाला था। यही कारण है कि मुजान अभी भी योरिची से बहुत डरता है। और उसके बाद हम देखते हैं कि तंजीरो एक साथ तीनों डीमंस की गर्दन काट देता है। तीनों अधमरी हालत में गिर पड़े और जो बहुत चौथे को ढूंढता है तो उसे पता चला कि जेनिया ने पहले ही चौथे डेमन का सिर काट दिया है। फिर उसने जेनिया को बुलाया, लेकिन जब जेनिया पीछे मुड़ता है तंजीरो को पता चला कि जेनिया राक्षस की तरह दिख रहा है, इसलिए वह जेनिया के पास नहीं जाता। तभी काराकू जोर जोर से रोने लगता है क्योंकि वह तंजीरो के हमले से दर्द में था और इसे ठीक होने में काफी समय लग रहा था। तब सेकिडो ने गुस्से में उसे रोना बंद करने के लिए कहा और कहा कि हम जल्द ही ठीक हो जाएंगे। ये देखकर तंजीरो को समझ आ जाता है कि इन तीनों राक्षसों की गर्दन काटने के बाद भी उन्हें मारा नहीं जा सकता। तभी तंजीरो को नेजुको की याद आती है और उसे मलबे से बाहर निकालता है। तब उसे याद आता है कि युद्ध के बीच में कुछ देर तक उसे पांचवें राक्षस की भी गंध आई थी। वह समझता है कि इन चार के बावजूद एक पांचवा राक्षस भी है जिसमें उनका जीवन बसता है। इससे पहले कि तंजीरो कुछ और सोच पाता, जेनिया ने आकर उसका गला पकड़ लिया और क्रोधित होकर कहता है कि मैं सपर डेमन को मार डालूंगा, तुम बहुत होशियार मत बनो। तंजीरो कहता है कि तुम्हारे मुंह से झाग निकल रहा है और तुमने मुझे क्यों पकड़ा है। जेनिया ने आगे कहा कि तंजीरो ने अकेले अपर मून 6 को नहीं मारा, इसलिए वह हाशिरा नहीं बना, लेकिन जेनिया अकेले ही इस डेमन को मार डालेगा और हाशिरा बन जाएगा। तब तंजीरो कहता है, अच्छा ये बात है तो ठीक है, मैं और नेजुको आपका पूरा समर्थन करेंगे। तंजीरो का कहना था कि यहाँ पांचवा राक्षस भी है, मैं उसे ढूंढता हूँ, फिर तुम उसे मार डालो। तंजीरो के इस निस्वार्थ भाव को देखकर जेनिया हैरान हो जाता है। तभी वे चारों राक्षस ठीक हो जाते हैं और उन पर बिजली गिराते हैं, लेकिन वे सभी हमले में बच जाते हैं। तंजीरो जेनिया को बताता है कि वह पांचवें राक्षस को ढूंढने जा रहा है। तब तक गैन्या तुम इन चारों राक्षसों को रोको और हाँ, नेजुको पर हमला मत करना क्योंकि वह मेरी छोटी बहन है। ये सुनकर नेजुको अपना हाथ उठा देती है। नेजुको फिर काराकू से लड़ने जाती है। जेनिया ने उरोगी पर अपनी बंदूक से हमला किया। काराकू ने हाथ पंखे से नेजुको पर हमला किया और तंजीरो भी इस हमले की चपेट में आ जाता है और तंजीरो के सामने का सारा मलबा उड़ जाता है, जिससे वहां हॉट स्प्रिंग वाटर के झरने की खुशबू भी दूर हो जाती है और तंजीरो राक्षस को अच्छी तरह से सूंघ सकता था। और कुछ ही समय में तंजीरो को पांचवें राक्षस का एहसास हुआ जो पास ही झाड़ियों में छिपा हुआ था और हम देखते हैं कि ये दानव बिल्कुल हैंटिंगू की तरह दिख रहा है और वह किसी चीज से बहुत डरा हुआ था। वह सोच रहा है कि उसके चारों राक्षस इन सभी डेमन स्लेयर्स को मार डालेंगे। तंजीरो जोर से चिल्लाता है और जेनिया को बताता है कि पांचवा राक्षस जंगल के अंदर झाड़ियों में छिपा हुआ है। ये सुनकर सेकिडो गुस्से में उन पर बिजली का कट मारता है, लेकिन जेनिया उस हमले से बच जाता है और जेनिया जंगल की ओर जाने लगता है। तंजीरो ने नेजुको को जेनिया की मदद करने के लिए कहा। तभी काराकू तंजीरो पर हमला करता है और तंजीरो उड़ जाता है और एक पेड़ पकड़ लेता है। फिर सेकिडो तंजीरो को बिजली का कट देने वाला होता है, लेकिन तभी नेजुको सेकिडो पर हमला करने जाती है, लेकिन तभी अजेत्सु अपना भाला नेजुको के अंदर डाल देता है। दूसरी ओर मुइचिरो अभी भी ग्योको के वाटर प्रिजन में फंसा हुआ था। वह इसे हर तरफ से काटने की कोशिश कर रहा था, लेकिन वह उसे काट नहीं पा रहा था। ये देखकर ग्योको बहुत खुश होता है, लेकिन मुइचिरो ऐसे दिखा रहा था जैसे उसे कुछ हो ही नहीं रहा हो। और दूसरी ओर अजेत्सु ने अपना भाला पेड़ में मारा और नेजुको उसमें फंस गई। इसके बाद सेकिडो नेजुको पर कट मारने वाला था, लेकिन तभी तंजीरो ने अपनी रेड स्वॉर्ड से सेकिडो का हाथ काट दिया। सेकिडो ये देखकर हैरान हो गया। तंजीरो न सिर्फ पहले से ज्यादा तेज बल्कि ज्यादा मजबूत भी हो गया था। इसके बाद तंजीरो ने उरोगी का एक पंख और उसका मुंह काट दिया और फिर नेजुको ने अजेत्सु को भी पकड़ लिया और उसे अपने ब्लड डेमन आग से आग लगा देती है। तंजीरो लड़ाई के बीच में भी गैन्या को राक्षस की दिशा बता रहा था, लेकिन जेनिया को राक्षस कहीं नजर नहीं आया। जेनिया को आश्चर्य होता है कि क्या दानव अदृश्य है जिसे वह देख नहीं सकता। इसके बाद काराकू तंजीरो को लात मारता है, लेकिन तंजीरो अभी भी कहता है नीचे दाईं ओर देखो। और जब जेनिया उस ओर देखता है तो उसे हैंटिंगू दिख जाता है, जिसने छुपने के लिए अपना साइज छोटा कर लिया था, जो एक चूहे के बराबर था। जेनिया ये सोचकर हैरान हो गया, ये छोटा राक्षस उन चारों राक्षसों को कंट्रोल कर रहा था।
इसके बाद वह हांतेंगू पर हमला करने के लिए आगे बढ़ता है, लेकिन हांतेंगू तेजी से दौड़ने लगता है। तब जेन्या सोचता है कि वे 4 राक्षस कितने शक्तिशाली हैं और यह कितना छोटा है। फिर वह उस पर अपनी तलवार से हमला करता है, परंतु जेन्या चौंक गया क्योंकि जेन्या की तलवार टूट गई। फिर जेन्या अपनी शॉटगन से हांतेंगू पर हमला करता है, लेकिन हांतेंगू को खरोंच तक नहीं आती। जेन्या को तभी एहसास होता है सेकिडो उस पर अपनी छड़ी से हमला करने जा रहा है और यह हमला सीधे उसके सिर पर होगा, जिसे वह दोबारा रीजेनरेट भी नहीं कर सकता और वह अब मरने वाला है। जेन्या अपने जीवन के अंतिम क्षणों में अपने बड़े भाई के बारे में सोचता है। जेन्या हाशिरा बनना चाहता था ताकि उसके भाई को उस पर गर्व हो, और जेन्या अपने भाई से माफी भी नहीं मांग पाया उसने अतीत में अपने भाई से जो कहा था उसके लिए। इसके बाद हमें जेन्या का फ्लैशबैक दिखाया जाता है, जिसमें जेन्या बताता है कि उसकी माँ छोटे कद की महिला थी जो सुबह से शाम तक काम करते थे, और उसका पिता बहुत बड़ा और बहुत क्रूर व्यक्ति था। किसी शत्रु ने उसके पिता को छुरा घोंपकर मार डाला, परंतु उन सभी को उसके लिए तनिक भी दुख नहीं हुआ, क्योंकि वह बहुत क्रूर व्यक्ति था जिसने जेन्या और उसके भाई बहनों को पीटा, और उसकी माँ हमेशा उनकी रक्षा करने की कोशिश करती थी। हम देखते हैं एक रात जब सभी भाई बहन सोए हुए थे, लेकिन जेन्या सो नहीं पा रहा थी क्योंकि उसकी माँ अभी तक घर नहीं लौटी थी। उनके बड़े भाई सनेमी को भी नींद नहीं आ रही थी। सनेमी फिर जेन्या से कहता है कि वह उनकी माँ को ढूंढने जा रहा है। फिर जेन्या भी उसके साथ आने की जिद करता है, लेकिन सनेमी ने उसे अपना वादा याद दिलाया और उससे कहा कि वह छोटे भाई बहनों का ख्याल रखे। फिर सनेमी खुद माँ को ढूंढने निकल पड़ता है, और जैसे ही सनेमी चला गया उसके अन्य भाई बहन भी जाग गए और बहुत सारा समय बीत जाता है, लेकिन अभी तक माँ के बारे में कुछ पता नहीं चल सका। वे सभी बहुत चिंतित हो जाते हैं। जल्दी ही सुबह होने वाली थी और तभी उन्हें दरवाजे से एक आवाज़ सुनाई देती है। सभी छोटे बच्चे सोचते हैं कि उनकी माँ आ गई है और वे दरवाजे की ओर चलने लगते हैं। जेन्या ने परछाई को देखकर अंदाजा लगा लिया था कि यह उनकी माँ नहीं है। वह चिल्लाता है कि दरवाजा मत खोलो, ये हमारी माँ नहीं है, लेकिन उससे पहले ही वह चीज़ जेन्या के चारों भाई बहनों को एक साथ पंजा मार देती है और उन चारों की एक ही समय में मृत्यु हो जाती है, और वह चीज़ जेन्या पर भी हमला करती है, फिर जाकर छत से चिपक जाती है। उसके बाद ये फिर से जेन्या पर हमला करने वाली थी। जेन्या को समझ नहीं आ रहा था कि ये राक्षस है या भेड़िया, लेकिन इससे पहले कि वह चीज़ जेन्या पर हमला करे, सनेमी आता है और उस चीज़ को अपने साथ ले जाता है और बाहर कूद जाता है। जेन्या रोते हुए अपने सभी भाई बहनों को जगाने की कोशिश करती है, लेकिन वे सभी मर चुके थे। इसके बाद जेन्या दौड़ते हुए डॉक्टर को बुलाने जाता है और लगभग सुबह हो चुकी थी और सूरज उग गया था, लेकिन तभी जेन्या ने सनेमी को अपने सामने देखा जो खून से लथपथ था और उसके हाथ में एक बड़ा सा चाकू था और उसके ठीक सामने उसकी माँ का कटा हुआ शरीर था। जेन्या अपनी माँ के गले लग जाता है और जोर जोर से रोने लगती है। वह सनेमी से पूछता है कि उसने उनकी माँ को क्यों मारा। जेन्या बार बार सनेमी को हत्यारा कहता है, लेकिन सनेमी सदमे में चुप खड़ा था और उसके साथ ही सूरज भी उगता है, जिसे उसकी माँ मिट्टी में मिला जाती है। फिर कहानी प्रेजेंट पर आती है और जेन्या अपने भाई से माफ़ी मांगता है, क्योंकि वह जानता था कि जिस चीज़ ने उन पर हमला किया था वह भेड़िया नहीं था, यह उनकी माँ ही थी जो डेमन बन गई थी, और सनेमी ने उनकी रक्षा के लिए अपनी माँ को मार डाला। और सनेमी को कैसा लगा जब उसे पता चला कि उसने अपनी ही माँ को मार डाला है, उसे कैसा महसूस हुआ होगा। उसके बाद जेन्या को एक और दिन याद आया जब वह और सनेमी सामान लेकर कहीं जा रहे थे। तब सनेमी ने जेन्या को बताया कि उनके पिता अब नहीं रहे, जो कि एक अच्छी बात है, लेकिन उसके बिना कुछ कमी रह जाएगी, जिस पर अब इन दोनों को अपने परिवार की सुरक्षा करनी है। जेन्या का कहता है कि वे हमेशा से ऐसा करते आ रहे हैं। ये सुनकर सनेमी मुस्कुरा देता है। जेन्या का कहता है कि वह अब अपने भाई से माफ़ी मांगे बिना ही मर रहा है, और उसके भाई का मुस्कुराता हुआ चेहरा आखिरी चीज़ है जिसे वह मरने से पहले देख रहा है। जेन्या ये भी कहता है कि वह बेकार है, क्योंकि उसे ब्रीदिंग स्टाइल की कोई टेक्निक नहीं आती, जिससे वह कभी हाशिरा नहीं बन पाएगा, यानी वो कभी अपने भाई से नहीं मिल पाएगा। उन्होंने पूरी कोशिश की लेकिन हाशिरा नहीं बन सका। उसे सनेमी के बारे में एक बात याद है कि इतना कमज़ोर व्यक्ति मेरा भाई नहीं हो सकता, तुम्हें डेमन स्लेयर कॉर्प्स को छोड़ देना चाहिए। फिर जेन्या रोते हुए सोचता है उसके भाई ने उसे ऐसा क्यों कहा होगा। उसके बाद जेन्या मरने वाला था, लेकिन तभी उसे तंजीरो की आवाज़ सुनाई देती है, हार मत मानो। फिर तंजीरो सेकिडो का हाथ काट कर जेन्या को बचाता है। तंजीरो कहता है हमेशा प्रयास करते रहो, लेकिन कभी हार मत मानो, और हमेशा अपने लक्ष्य पर ध्यान केंद्रित रखो, क्योंकि तुम हाशिरा बनना चाहते हो। फिर अजेत्सु तंजीरो के पीछे आता है और अपने भाले से जानलेवा हमला करता है, लेकिन तंजीरो को कोई नुकसान नहीं पहुंचता।
जब तंजीरो पीछे मुड़कर देखता है और पाता है जेन्या ने उसे बचा लिया है, लेकिन जेन्या हमले के सामने खड़ा है। जेन्या के पूरे शरीर पर छेद हो गए हैं। जेन्या किसी तरह कहती है कि मैं उस राक्षस का सिर नहीं काट सकता था, अब तंजीरो ये काम तुम्हें ही करना होगा। ये सुनकर तंजीरो हिनतेंगू की तलाश शुरू करता है और हिनतेंगू उसे देखकर भागने लगता है। तंजीरो उसका पीछा करना शुरू कर देता है। जब हिनतेंगू खुले में आता है, तंजीरो उस पर अपनी रेड स्वॉर्ड से हमला करता है और हमारा एपिसोड यहीं समाप्त होता है। मुझे आशा है कि आपको एपिसोड और मेरी एक्सप्लेनेशन पसंद आएगी। इस एपिसोड में हम देखते हैं कि जेन्या को ब्रीदिंग स्टाइल की कोई टेक्निक नहीं आती, इसलिए वह शॉर्ट गन का उपयोग करता है। क्या अजेत्सु के इस हमले के बाद जेन्या जीवित बच पाएगा और मुइचिरो का क्या होगा, ये जानने के लिए हमारे साथ बने रहें। आपको यह एपिसोड और एक्सप्लेनेशन कैसा लगा मुझे कमेंट में बताएं। मुझे आशा है कि आपको यह वीडियो पसंद आया होगा। धन्यवाद।